नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभी हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं। यहां एक तेज़ तापमान का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव बेहद अहम है, न सिर्फ कि बिहार के लिए बल्कि भारत के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बहुत अहम चुनाव है। ये कोविड-19 कोरोना के दौर का एक सबसे पहला चुनाव भारत में हो रहा है और साफ तौर पर बिहार के चुनाव से आगे की जो हमारी राजनीतिक जो भविष्य है उसकी भूमिका बनेगी। पश्चिम बंगाल, असम और भारत किस दिशा में जाएगा। अब तक बिहार में जो ये चुनाव नज़र आ रहा है, जो कि अब तक ये बताया जा रहा था कि एक तरह से ये वॉक ओवर है एनडीए के लिए। तेजस्वी यादव की रैलियों में लाखों लोग पहुंच रहे हैं और एक तरह से करिश्माई जो उनकी शख्सियत है उसने एक तरह से ये गेम चेंज करने का काम किया है कि अब कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। लेकिन इसी कांटे की टक्कर में जो अलग अलग वोट बैंक्स जो बिहार की राजनीति में खासकर ये बताए जाते हैं कि पहचान के आधार पर फिक्स्ड पैटर्न के तहत वोटिंग होती है, यानी कि जो जाति समुदाय का है उसी के आधार पर वोट करता है। क्या इस चुनाव में ये बदलता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि यही तय करेगा, अगर जाति से इतर हट के अगर लोग वोट कर पाएंगे तभी ये तय होगा कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं। यहाँ पर बात करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम समझेंगे बिहार की पूरी राजनीति, इस चुनाव को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही जो हाशिए के समुदाय हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ कहलाई जाती हैं, जो बिहार में एक बड़ा तबका है, उसमें भी जो मुस्लिम वोट है वो किधर रुख कर रहा है। क्योंकि बिहार के इस चुनाव में बीएसपी भी मौजूद है। बीएसपी के अलावा जो ओवैसी साहब की पार्टी है एआईएमआईएम वो भी मौजूद है। इसके अलावा जो कि ट्रेडिशनल एक तरह से वोटिंग होती है आरजेडी के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए या लेफ़्ट पार्टियों के लिए मुस्लिम वोटर के ज़रिए। मेरे साथ यहाँ पर बिहार के और ख़ासकर पटना के वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनको हम ये समझते हैं कि जो लोगों की नब्ज़ है उसे पहचानते हैं। यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमारे साथ इस वक्त इस लॉन में मौजूद है पटना की इस शाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे साथ अशोक मिश्रा जी हैं जो कि सीनियर एडिटर रह चुके हैं हिंदुस्तान अखबार में पटना में ही। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब हैं, बिहार के जाने माने सर्जन हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जाने माने। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं शाइस्ता अंजुम, राइटर हैं और स्टोरी टेलर हैं। शाहिना खान मेरे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। और इसके अलावा इम्तियाज़ अहमद साहब हैं, पूरी दुनिया में जानी जाने वाली खुदा बख्श लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन रह चुके हैं और जाने माने इतिहासकार हैं। यानी वो तमाम लोग जिन्होंने बिहार की राजनीति को आज से नहीं बल्कि दशकों से समझा है, उनसे हम ये समझेंगे कि कैसे समझा जाए बिहार के इस चुनाव को। अशोक मिश्रा जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ। एक पत्रकार के तौर पर भी आपने बहुत सारे चुनाव कवर किए होंगे। इस चुनाव को अभी तक आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव 2000 से अगर हम लोग शुरू करें तो 2005, 2010, 2015 और ये 2020 का जो चुनाव है वो पिछले कई 4 चुनावों से काफ़ी अलग दिखता है। अलग इसीलिए दिखता है कि उसके 2 कारण हैं जो मैं समझ पाता हूँ कि एनडीए और ख़ास करके नीतीश जी के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी या लोगों में कुछ रिएक्शन है और तेजस्वी यादव का तेज़ी से उभरना इस दौर में। पिछले चुनाव में उनका रोल सस्पिशियस रहा था, सस्पिशियस इन द सेंस कि वो उनको लोग सीरियसली उतना नहीं लेते थे, लेकिन इस चुनाव में वो उभर के सामने आए हैं और उन्होंने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है इस चुनाव को जीतने के लिए और पावर गेन करने के लिए, वो स्ट्रेटजी हमको लगता है कि वो सक्सेसफुल स्ट्रेटजी हो सकता है अगर उसको अपने एनडीए गवर्नमेंट के रिएक्शन को प्रॉपरली चैनलाइज करें। और आपको आरफा जी पता होगा कि बिहार में या और भी कहीं जगह, खास करके बिहार में लालू प्रसाद जी ने एक इक्वेशन, उनका फेमस इक्वेशन है माई का और मुस्लिम और यादवों का एक इक्वेशन, तो MY का इक्वेशन, तो MY का इक्वेशन इंटैक्ट है। और MY का जो इक्वेशन है उससे अगर किसी को कहा यह जा रहा है, जर्नलिस्टिक टर्म में हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर किसी को आरजेडी का टिकट मिल गया तो समझो कि उसको 30,000 एवरेज वोट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो शुरू करता है। तो उनके पास एक बेस वोट तो है। अब समस्या ये है कि वो और दूसरे जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जो पार्ट हैं, जो जनता है हमारे साथ, उनको कैसे वो जोड़ पाते हैं। अगर वो ढंग से अगर इसको जोड़ लिया तो वो सक्सेसफुल होके इमर्ज करेंगे, क्योंकि जनता के बीच में अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ इनकम्बेंसी है, दिखता है। यही बात मैं डॉक्टर अब्दुल हई से मैं जानना चाहती हूँ।
भाई साहब, ये मुझे बताइए कि तेजस्वी वही हैं, आरजेडी वही है जो अभी 2 हफ्ते पहले थी, वही बिहार का चुनाव है, वही नीतीश कुमार हैं, वही जो हैं वो भाजपा है यहाँ पर। ऐसा क्या बदला है इन 2 हफ्ते में कि अचानक ये इलेक्शन बदलता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, बदलाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो हर के साथ बदलाव होता है। और जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, नीतीश जी ने काम किया है, वो तो ऑब्वियस नज़र आ रहा है सामने। तेजस्वी जी के पीछे जो शख्सियत है वो लालू जी की शख्सियत है, और लालू जी एक बहुत ही करिस्मेटिक लीडर हैं, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। और बदकिस्मती से अभी वो फील्ड में नहीं है, चूँकि वेरियस फैक्टर्स हैं, लेकिन एक बदलाव तो आया है। और जो इस MY का जिक्र किया अभी अशोक भाई ने, तो MY वॉज इज़ अ फैक्टर, इसमें कोई दो नहीं। और लालू जी ने करके दिखा दिया उसको, उन्होंने ऐसी चीज़ करके दिखा दी जो कि उनके ज़माने में अनथिंकेबल था कि कोई एक फिक्स्ड रिजीम को उखाड़ दें, वो करके दिखा दिया था उन्होंने। नीतीश जी ने जो काम किया है, उनके वर्क को कोई नकार नहीं सकता है। थोड़ी सी जो आपने कहा कि मुस्लिम आइडेंटिटी के बारे में बात करें, तो ये जो मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि लालू यादव या उनकी पार्टी में ऐसा क्या है जो मुस्लिम्स जो हैं वो उनको एन ब्लॉक वोट करते हैं? क्या ऐसी उनकी पॉलिटिक्स में ऐसी क्या बात है, बिहार के नज़रिए से कैसे समझेंगे? एक तो लालू जी की पर्सनालिटी है। मैं उनके साथ हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में साथ थे, वो हम मेडिकल में थे, वो अपने सेक्शन में थे, लेकिन तो उनमें एक करिश्मा तो है। और अभी हम कहेंगे कि बिहार में उस करिश्मेटिक लीडर उस तरह का शायद उनके मुकाबले कोई भी ना हो। लेकिन जो बात उन्होंने की, और MY वाली बात, तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये एक पॉसिबिलिटी है जिसको कि हम करके दिखा सकते हैं, ग्राउंड लेवल पर ले आए वो उसको। सवाल है कि अब ये नया जनरेशन उस ट्रेडिशन को कैरी ओवर कर सकेगा कि नहीं, तो ये एक मसला है। मैं शाइस्ता अंजुम साहिबा से जानना चाहती हूँ। शाइस्ता अंजुम साहिबा, ये बताइए कि पिछले 1 साल में हमने देखा है कि ख़ासकर मुस्लिम विमेन के इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स हुई है, ट्रिपल तलाक़ से शुरू हुई और किस तरह से लव जिहाद तक, अभी भी हम उसके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो जो औरतों को लेके पॉलिटिक्स है, यानी महिलाओं को लेके पॉलिटिक्स, उसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को जो लेकर पॉलिटिक्स है, बिहार में पिछले 1 साल में किस तरह से आपको नज़र आया? मैं शुरुआत करना चाहती हूँ ट्रिपल तलाक़ और उसके बाद जो NTA NRC प्रोटेस्ट हुए, जिसका नेतृत्व किया, लीडरशिप दिया मुस्लिम महिलाओं ने। तो मुस्लिम महिलाएं भी अब सिर्फ एक मुस्लिम वोटर के तौर पर नहीं, बल्कि एक अलग एक तरह के ब्लॉक के तौर पर क्या देखा जाना चाहिए? क्या बिहार के चुनाव में ये वोटर भी दिखेगा अलग से, मुस्लिम महिलाओं का वोटर? जी, बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया आरफा जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा, ये 1 साल में बदलाव तो आया है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, आप बिहार में ही देख लीजिए, विधानसभा में 243 सीट है, ठीक है, लेकिन महिलाएं जो विधायक वो कितनी है? सिर्फ 28 है। जबकि हमारा जो बिहार है वो पहले 4थे स्थान पे या 5वें स्थान में, ये 2रे स्थान पे था पहले, इससे पहले वाले चुनाव में, जबकि उस समय 34 सीट था। लेकिन इस बार जब चुनाव जो आया, जो इन लोग गठबंधन जो किए, तो महिलाओं को क्या दिए? 28 पर सीट। और आप जब कहते हैं कि हम 33% का हम आरक्षण दे रहे, तो महिलाएं हैं कहाँ? और आप देखिएगा, जब हम आधी आबादी हैं, तो आप आधी आबादी को रोज़गार दे रहे हैं। खाली साइकिल और ये दे देने से नहीं ना होगा। आज भी तो रोज़गार स्तर भी कितना कम है, और उस पर से मुस्लिम महिलाओं का ये हाल है कि एजुकेशन के होने के बावजूद भी सर्विस के लिए उनको लड़ना पड़ता है। मतलब एक हाशिए पर आप उनको रखते हैं, उनमें योग्यता रहने के बावजूद भी आप उनको फील्ड नहीं देते हैं। उसके बाद आपको याद होगा मुजफ्फरपुर का बालिका कांड में आप उनकी वाइफ को आपने टिकट कैसे दे दिया, जो पूरे दुनिया में तहलका मच चुका था। तो आप एक तरफ से महिलाओं को कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आप फिर वही काम फिर दोबारा कर रहे हैं। दूसरा है, मेरा ये है कि मुस्लिम का वोट लेने के लिए तो आप आ जाते हैं,
लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं को सर्विस देने की बात आती है, या किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, आप वहाँ पर आप आनाकानी करना शुरू कर देते हैं। एक क्या आप ये कह रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे शायद सिर्फ निकाह तलाक ही नहीं है, बल्कि इन्हीं का आप एजुकेशन से आप उसको नहीं जोड़ते हैं। दूसरी बात, हाई फील्ड में आप मुस्लिम महिलाएं आप नजर आ जाइए, आप देख लीजिए, आप तो पत्रकार हैं मैम, आप देख लीजिए मुस्लिम महिलाएं कहाँ हैं। जबकि ऐसी बात तो नहीं है, क्या मुस्लिम महिलाओं के पास योग्यता नहीं है? बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। क्या ये उनका ही समुदाय उन्हें रोकता है, या आप इसे नेशनल पॉलिटिक्स नहीं, ये एक पितृसत्तात्मक जो सोच जो है वो उनको रोकती है, वो ये नहीं करने देते कि हाँ ये आगे बढ़े। नहीं तो हाँ, क्या ये भी पॉसिबल है कि एक मुस्लिम घर में जो उनके घर के पुरुष हैं वो एक पार्टी को वोट दें और महिलाएं दूसरी पार्टी को दें? इतनी एजेंसी है क्या? नहीं, बहुत सारे घरों में तो ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग एक ही। लेकिन अभी क्या हो गया, ये एनआरसी का जो मुद्दा जो लेके आए हैं, तो घर की जो औरतें जो बंद थी वो खुल करके सामने आ गई हैं। उनका ये मानना था कि अरे मेरा देश है ये, और हम कागज़ दिखाएंगे। जी, तो मैं यही बात इनसे जानना चाहती हूँ, शाहीना खान से। शाहीना खान, ये बताइए कि मुझे कई बार मैंने पढ़ा भी, और शायद इस बात के हो सकता है कि कोई एविडेंस भी हो, कोई डेटा भी इस बात को सजेस्ट करता हो कि नीतीश कुमार ने एक अलग से कास्ट न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल एक विमेन वोटर ब्लॉक बनाया। पहली बात तो क्या आप इस बात को हज़म कर पाती हैं कि बिहार में, जो कि बड़ा ही फ्यूडल पिछड़ा इलाका है, और अभी हमारी मेहमान शाइस्ता अंजुम ने कहा कि बहुत मुश्किल है किसी भी धर्म के मानने वाले घरों में कि महिलाएं अलग से वोट करें और पुरुष अलग से वोट करें, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये पॉसिबल है, न सिर्फ कि मुस्लिम महिलाओं के बारे में बल्कि विमेन इन जनरल, कि जिनको कई बार कुछ लोगों ने मजाक में विमेन किलर भी कहा, कि इस तरह से नीतीश कुमार की जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया महिलाओं को, उन्होंने एक बाकायदा एक ब्लॉक तैयार कर लिया। क्या आपने ये देखा है ऐसा होते हुए कि महिलाएं अलग से अपनी जाति धर्म के आधार पे नहीं बल्कि सिर्फ महिला होने के नाते नीतीश कुमार को वोट कर रही हैं? जी शुक्रिया। जी शुक्रिया आरफा जी। देखिए, रिगार्डिंग विमेन, अभी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है जो शराबबंदी का है, जो हाँ जी। तो जब ये लागू हुआ था बिहार में, तो इसमें सारे लोगों का कहना था और ये परसेप्शन आ रहा था कि भाई ये दिस इज़ टू वो विमेन वोटर्स, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो विलेजेस में रहते हैं एंड दे फेस द प्रॉब्लम। वो लोग फेस करते हैं कि उनके हस्बैंड्स जो हैं वो शराब पी के आते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं और पैसा नहीं देते हैं एंड ऑल दैट। तो जब ये हुआ तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस बिल्कुल ये लगा कि हाँ विमेन जो हैं, जो औरतें हैं, वो बहुत खुश हो गई। और आई हैव सीन द डिफरेंस इन पटना अराउंड मी। जो लोग मेरे इर्द गिर्द जो महिलाएं हैं लोअर स्ट्रेटा की, उनको मैंने देखा कि दे वेयर हैप्पी अबाउट इट। हालांकि ग्रेजुअली इट स्लोड डाउन। जो अभी पता है सबको कि इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन ब्लैक एंड इट इज़ अवेलेबल एट मोर कॉस्ट एंड डबल द ट्रिपल एंड ऑल दैट, वो है। बट फिर भी ठीक है, इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ है, बट एटलीस्ट एक लॉ आया ड्राई स्टेट का और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा स्टेप था नीतीश सरकार के द्वारा टू वो विमेन वोटर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अभी शाइस्ता मैम ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं हुआ, ठीक है। ये चूँकि मैं स्कूल रन करती हूँ और एक स्कूल मेरा गर्ल्स स्कूल भी है, तो मैं देखती हूँ कि जब भी गार्डियंस मेरे पास आते हैं तो ज़्यादातर जो मुस्लिम कम्युनिटी के गार्डियंस होते हैं वो आते हैं खुद, और कभी कभी नहीं टर्न अप होते हैं जब मैं कभी बुलाऊं, कोई कंप्लेन हो या कोई इशू डिस्कस करना हो बच्चों का। एंड देन दे से कि माय वाइफ डजंट कम आउट एंड इस तरह की बातें करते हैं। तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आई ऑलवेज मोटिवेट दे। मैंने कहा कि आप क्यों अपने आप को इतने बांध के रखते हैं? वाई नॉट लेट योर लेडीज़ कम आउटसाइड and come to school and talk about your child. If you're busy in your business, आप अपने business में busy हैं, you be busy in your business, let your wife come and talk to me. आप अपनी wives को आने दीजिए। तो ये कमी मैं फील करती हूँ पर्सनली बीइंग इन पटना। और बाकी इसीलिए शाहीना खान, मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि बार बार जो एक विमेन वोटर वाली बात आती है, मतलब मेरी ये दिली ख्वाहिश होगी कि ऐसा दिन आए जब औरतें अपने घर से, अपने जो उनके रिश्तेदार जो पुरुष हैं उनसे अलग हट के जो उनका दिल चाहे वो उस पार्टी को या उस कैंडिडेट को वोट करें। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है? अगर लिमिटेड भी हो रहा है तो क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज़ द पेट्रियार्कल सिस्टम हियर। ये बहुत ही, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं।
ना ही सिर्फ ये लोअर स्ट्रेटा में बल्कि बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े ख़ानदान में ऐसा नहीं होता है कि विमेन वोटर्स अलग जाएं, जो उनको बोला जाता है वो उस पे जाती हैं, एंड देन दे अगेन थिंक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स, दे वोट्स गेटिंग वेस्टेड, सो दे देन अल्टीमेटली दे कम टू द कंक्लूजन कि ठीक है, मुझे एक फैमिली से एक ही जगह वोट जाना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ इम्तियाज़ अहमद साहब से। इम्तियाज़ साहब, ये बताइए कि अभी तक जो है वो आरजेडी को ये माना गया कि यहाँ पे बिहार में हम देखते हैं कि वोटों की ठेकेदारी है, कि जिसकी जो पहचान है उसके आधार पर वो वोट करते हैं। आरजेडी या कांग्रेस या पूरा महागठबंधन का हम तमाम उनके जो कोalition पार्टनर्स हैं हम उनको भी मिला लें, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इनके अलावा, महागठबंधन के अलावा बीएसपी और ओवैसी साहब की एआईएमआईएम जो पार्टी हैं, ये कुछ तब्दीली लाने का काम कर रही हैं, या इनको जिस तरह से कहा जाता है कि ये स्पॉइलर हैं, ये अभी इस इलेक्शन में भी स्पॉइलर ही रहेंगे? मेरा अपना ख्याल है कि ये दोनों पार्टियां जिनका आपने जिक्र किया वो स्पॉयलर्स ही हैं। अभी वैसे तो दो अलायंसेस हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये इलेक्शन हो गया है बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पर। एक तरफ नीतीश साहब का चेहरा है, एक तरफ तेजस्वी यादव का चेहरा है। वो बेसिक या डिसाइसिव फैक्टर वही है। नीतीश साहब को पिछले इलेक्शन में ये एडवांटेज था कि विमेन वोटर्स उनके साथ खासी तादाद में थीं, जो महादलित की कैटेगरी है वो उनके साथ थी, मुस्लिम्स थे। लेकिन इस 5 बरस में वो सिचुएशन बदला है। ये ठीक है कि नीतीश साहब ने काफ़ी काम किया है उसकी, हालांकि ये दोनों महिलाएं यहाँ पे इस बात को काउंटर कर रही हैं कि कोई अलग से एक मुस्लिम महिला वोट बैंक है जिसने नीतीश को वोट बैंक तो देखिए ये कहना बिल्कुल ही गलत हो। ये चाहे मुस्लिम्स की बात हो चाहे विमेन की बात हो, आप ब्लॉक वोटिंग कभी नहीं होती, आज तक नहीं हुई है। लेकिन एक होता है कि एक साइजेबल नंबर, उसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि लेकिन जब आप स्पॉइलर की बात कर रहे हैं तो बार बार सवाल ये भी पूछा जाता है, जिससे ओवैसी साहब बहुत नाराज़ भी हो जाते हैं। मैंने देखा है ट्विटर पर उनको उसके खिलाफ ट्वीट करते हुए कि उनको कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है आप। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या एक पार्टी को ये हक होना चाहिए कि चाहे वो लगातार चुनाव में हारती रहे तब भी वो एक सब्सटेंशियल वोट ले जाए? वो अलग बात है कि इससे तीसरा जो है वो निकल जाए, उसको फ़ायदा हो जाए। क्या आपको लगता है कि ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है और इसको हमें बीजेपी की बी टीम के तौर पे नहीं देखना चाहिए? नहीं, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल डेमोक्रेटिक राइट है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, हर पार्टी को इख्तियार है। तो उसमें किसी तरह की कोई पाबंदी या किसी तरह से किसी को डेनिग्रेट करना कि ये बी टीम है वो गलत होगा। लेकिन जो रियल सिचुएशन उसमें ये बात बहुत वाज़ेह है कि इन पार्टियों की अभी ऐसी कोई ऐसा बेस अभी नहीं है कि कोई ज़्यादा वोट ये हासिल कर सके। तो बेसिकली ये वोट्स को डाइवर्ट ही करेंगी, इससे ज़्यादा कोई बहुत पॉजिटिव रोल नहीं। लेकिन क्या बिहार में एक मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी की ज़रूरत है जो एमआईएम जिस तरह से एस्पायर कर रही है बनने के लिए, या आपको लगता है कि जो मुस्लिम हित हैं उनको आरजेडी या कुछ हद तक जेडीयू या एलजेपी इस तरह की पार्टियां उनको प्रोटेक्ट कर पाती हैं, या आपको लगता है कि एक बिल्कुल मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी की? नहीं, मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी की बात हमको लगता है कि बिल्कुल ही नामुनासिब है, क्योंकि नंबर्स अगर आप देखिएगा तो मुसलमानों की तादाद कितनी है? 16-17% दो चार कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां मुसलमानों का वोट डिसाइसिव हो सकता है। लेकिन इसको भी जहन में रखिए कि अगर मुस्लिम ओरिएंटेड पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है तो उसका बैकलैश होगा, और फिर जो मेजॉरिटी है उसमें एक रिएक्शन होगा, और अल्टीमेटली दैट वुड बी सेल्फ डिफीटिंग। जब तक आप मेन स्ट्रीम के साथ अपने को नहीं जोड़ रहे हैं आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये जो गेटवाइजेशन की टेंडेंसी है बिल्कुल गलत है। और हम आपसे कह रहे थे कि नीतीश साहब ने काम तो काफ़ी किया है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की बात भी है, और जो पहला उनका एडवांटेज था विमेन, मुस्लिम्स, महादलित, उसमें तो डेंट हुआ है अभी। और पार्टिसिपेंट्स बता रही थी विमेन वोट्स के बारे में। मुसलमानों में भी कहीं ना कहीं पर ये एक अंदेशा है कि अगर इस इलेक्शन में सीट का सिचुएशन ऐसा होता है कि बीजेपी गेट्स एन एज ओवर नीतीश पार्टी जेडीयू, तो क्या नीतीश कुमार अब तक जितने असर्टिव रहे हैं वो रह पाएंगे या नहीं। और जहाँ तक बीजेपी का मामला आ जाता है तो मुसलमानों में बहुत सारे कंसर्न्स हैं, कुछ का जिक्र भी हुआ ही। और ये कि बीजेपी भी अपने मैस्कुलिन फॉर्म में नहीं है बिहार में। अगर देखा जाए तो ये ज़रूर कोशिश की गई है पिछले कुछ सालों में कि यहाँ भी कम्युनलाइज़ किया जाए। हालांकि बिहार में तो एक पूरी हिस्ट्री है बहुत ही हारमोनियस हिंदू मुस्लिम रिश्तों की। हमने ये देखा है कि बहुत मुश्किल है यहाँ पर उसको बिगाड़ पाना, लेकिन फिर भी केसेस आए हैं बिहार में भी, झारखंड में भी, लिंचिंग तक के केसेस हमें देखने को मिले। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जो मुस्लिम वोट है वो जेडीयू तक भी पहुँचता है? जेडीयू तक जाता है और इस बार भी जाएगा। अब ये ज़रूर है कि पिछले इलेक्शन में 2015 में कोई वायबल अल्टरनेटिव नहीं था, तो एक तरह से बल्क ऑफ द वोट इधर आया। तेजस्वी यादव की शक्ल में एक वायबल कहिए या पॉसिबल कहिए अल्टरनेटिव उभर रहा है,
तो इस बार वोटिंग पैटर्न तो यकीनन बदलेगा। और मेरा अपना ख्याल है, मगर कोई डेफिनेट मेरे पास ये नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन का कोई हम आपको दे नहीं सकते रेफरेंस, पर मेरा अपना ख्याल है कि इस बार पहले से वोटिंग पैटर्न बदलेगा। मुसलमानों का भी एक अच्छा खासा वोट आरजेडी को जाएगा, विमेन में भी जेडीयू को, आरजेडी को जाएगा और जेडीयू को भी जाएगा। लेकिन जिस नहीं, ये कितना फ़र्क पड़ता है इनके अलायंस में होने से? सपोज़ मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर जेडीयू इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रही होती या बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है, कितना फ़र्क आएगा जो मुस्लिम इंटरेस्ट है जेडीयू की तरफ जाने में? देखिए, जेडीयू की तरफ मुसलमान तो जाएंगे, लेकिन मसला वही हो जाता है कि उनके जो कुछ अपने कंसर्न है बीजेपी के हवाले से, वो कहीं पर उनको रोक रहे हैं। जी, अशोक मिश्रा जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि अब दिलचस्प बात ये हो रही है कि ये चुनाव जिस मुहाने पे खड़ा है, ये बहुत अहम है कि 2-4% वोट उधर या 2-4% वोट इधर। मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी आज दिन में, वो ये कह रहे थे कि ये भी संभव है कि अब तक चूँकि जेडीयू के जीतने की संभावना या एनडीए के जीतने की संभावना ज़्यादा थी, इसलिए शायद मुस्लिम रुझान उधर हो सकता था कि हम जो विनिंग कोalition है उसके साथ हम आगे जाएंगे। अब जबकि ये तस्वीर बहुत ही फ्लूइड नज़र आ रही है कि इधर भी टर्न कर सकती है उधर भी, ऐसे में मुस्लिम वोटर क्या करेगा? देखिए, मुस्लिम वोटर्स के बारे में मैं एकदम आपको निश्चित तौर पे ये बता सकता हूँ कि बीजेपी को तो शायद ही जाएगा। जनता दल यू को, जैसा इम्तियाज़ साहब कह रहे थे, कुछ परसेंटेज वोट्स इनको मिलता है अपने नीतीश जी के अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के कारण, या उनका जो अभी तक जो उन्होंने स्टेप्स और इनिशिएटिव्स लिए हैं पिछले 15 साल के सरकार के दौरान, तो उसका वोट वो उनको मिलता है। लेकिन वो परसेंटेज उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि राष्ट्रीय जनता दल को या कांग्रेस कंबाइन को मिलता है। मुस्लिम वोट के बारे में एक पैटर्न थोड़ा सा बदला है। पहले ये कांग्रेस को जाता था। आपको मैं याद दिलाऊं कि 1971 बांग्लादेश वॉर के बाद काफ़ी माइग्रेंट्स इधर आए थे। उसके बाद मुस्लिम वोटर्स का वोटिंग पैटर्न, वोटिंग प्रेफरेंसेस काफ़ी चेंज हुआ है। पहले कांग्रेस के अलावा वो अब नॉन कांग्रेस सेकुलर पार्टी सो कॉल्ड हुआ करती थी, और हमारे यहाँ उस तरह के नेता हुआ करते थे, जैसे गुलाम सरवर साहब हुआ करते थे, जाबिर साहब हुआ करते थे। इन लोगों ने उस समय, अब्दुल गफूर का राज्य हुआ करता था, डॉक्टर साहब आपको अंदाज़ा होगा, और उस ज़माने में ये लोग, अगर गुलाम सरवर साहब या जाबिर हुसैन साहब या और जो नेता थे हमारे यहाँ सोशलिस्ट स्ट्रेन के, वो लोग मुस्लिम्स को वोट्स को मोबिलाइज करके नॉन कांग्रेस पार्टियों में या गठबंधन में वोट दिलाया करते थे। दे वर केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग द मुस्लिम वोट्स। अब उस वही पैटर्न अभी चलता आ रहा है, जिसको लालू प्रसाद जी ने फुल्ली टैप किया। और MOI, चूँकि देखिए MOI करिएगा तो आप अभी मुस्लिम परसेंटेज की बात हम लोग कर रहे थे, तो MOI हमारा बनता है कुल मिला के 30%, 18% और 20% एवरेज आप मान के चलिए, 12% यादव और 18% मुस्लिम, हाँ, तो 30% बनता है। तो पूरा इन ब्लॉक वोट कुल मिला के ये कांग्रेस और आरजेडी कंबाइन को ही जाएगा। लेकिन अमित जी, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि कई लोगों ने ये भी कहा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद, जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, बिहार को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिलता, मुस्लिम मुख्यमंत्री? देखिए, कांग्रेस के ज़माने में ऐसा एक्सपेरिमेंट तो हुआ था, अब्दुल गफूर साहब मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से हमारे यहाँ कोई मुस्लिम इस तरह से कोई नेता, मोस्ट एक्सेप्टेबल लीडर अभी हमारे यहाँ नहीं उभर पाए हैं, और नॉन मुस्लिम लीडर्स के ही साथ मिल के ये लोग काम करते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री में शेयर मिला है, लेकिन आपने सही कहा कि चीफ मिनिस्टर के लेवल पर किसी को अभी तक हम लोग उस लेवल तक पहुंचने में, या उनका अपना भी इंडिविजुअल कैरिस्मा जो हो कि ही शुड बी एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल। और ये एक्सेप्टेबिलिटी भी है, ये भी बड़ा ही एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव टर्म है कि वो इसके क्या मायने होते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि पिछले चुनाव में हमने ये देखा, लोकसभा चुनाव में खासकर, कि आरजेडी के लिए भी ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि जो मुस्लिम पहचान के लोग हैं उन्हें स्टेज पर दिखाया जा सके। वो भी कोशिश ये कर रहे थे कि दाढ़ी टोपियों को जितना छिपाया जा सके ये अच्छा है। क्या इस चुनाव में भी ये देखने को मिल रहा है एक कहीं ना कहीं ये कोशिश कि इस चुनाव को दूसरा पक्ष, एनडीए पक्ष, कहीं इसको सांप्रदायिक बताने की कोशिश ना करे? देखिए, कोशिश तो दोनों तरफ से जारी है, कोशिश तो जारी रहती है, और ये लोग कोशिश करेंगे ही कि इसको पोलराइज करें। वोट पोलराइज करना तो लोग चाहेंगे ही कि हमको इतना ज़्यादा वोट मिल जाए। लेकिन इसमें अब समस्या ये है कि जैसा आपने पहले ही कहा कि बिहार एक बड़ा ही कोहेसिव सोसाइटी रहा है। उसमें ज़्यादा आप अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर कास्ट का बैसिंग अगर करेंगे आप, तो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है।
तो मैं अभी डिस्कशन आपके आने से पहले एक डिस्कशन कर रहा था कि जैसे कि तेजस्वी की सभाओं में भीड़ उभरती है, बड़ा ही फ्रेंजीड भीड़ रहता है, हिस्टेरिक भीड़ रहता है, लेकिन उसका काउंटर रिएक्शन ये होता है, जैसे भोजपुर का एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि भोजपुर में अगर लाल झंडा और हरा झंडा ज़्यादा लहराए और ज़्यादा ही एक्सटेसिक और फ्रेंजीड मॉब रहे, तो उसका काउंटर रिएक्शन अदर्स में होता है, जो दोज हु आर स्टिल एंग्री विथ नीतीश कुमार, दे माइट कम बैक, वापस चले जाए। तो यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं इससे पहले कि डॉक्टर हाई की तरफ आऊँ, शायद जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए कि इस तरह का जो ये जिस असर का जिक्र कर रहे हैं कि जब एक तरफ लोग पोल्स बन के चलते हैं या एक तरफ जब पोलराइजेशन होता हुआ नजर आता है, चाहे वो तेजस्वी यादव के फेवर में ही हो, जिसमें जाति तो दिखती है लेकिन धर्म नहीं है, ऐसा हमने NTCA NRC प्रोटेस्ट में भी देखा कि मुस्लिम महिलाएं जब एक साथ इकट्ठा हुई, क्योंकि हालांकि तमाम जो लोग थे जो धर्मनिरपेक्षता में भारत के संविधान में यकीन रखते हैं वो थे उन प्रोटेस्ट में, लेकिन लीड चूँकि मुस्लिम महिलाएं करी तो उनमें बहुत सारी महिलाएं हमने देखा कि बुर्के में भी नज़र आ रही थी, पर्दे में थी, तो एक जो तस्वीर उभर कर आती थी वो ये था कि दिस इज़ अ प्रोटेस्ट बाय द मुस्लिम्स। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में भी जब महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया या उसका वो असर एक क्रॉस पोलराइजेशन के तौर पर नज़र आएगा यहाँ इस चुनाव में? बिल्कुल नज़र आएगा मैम, क्योंकि जब NRC का जब हो रहा था प्रोटेस्ट तो मुझे भी जेल ले जाया गया था, मैं भी धरने पे थी गांधी मैदान में, 1 हफ्ता तक मैंने अनशन पे बैठी थी और मुझे भी पकड़ करके ले जाया गया था गर्दनी भाग, और मैंने भी बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ मतलब महसूस किया, क्योंकि अभी क्या है ना, जिस तरह की राजनीति हो रही है शायद ये बहुत ख़तरनाक है। जिस तरह की अभी जो राजनीति हो रही है वो बहुत ख़तरनाक है, ख़ास करके मुस्लिमों के लिए। आप अगर नीचे ग्राउंड लेवल पर भी अगर आप देखिएगा तो महिलाओं में बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है। डॉक्टर हाई मुझे बताइए, मैंने तेजस्वी यादव से भी ये सवाल पूछा था कि क्या लालू यादव को इस पूरे चुनाव में दिखाने नहीं बल्कि छिपाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे बैनर्स पोस्टर्स पे लालू यादव कहीं नहीं है। एक तरह से पार्टी और तेजस्वी यादव ये सोचते हैं कि वो जो पुराना बोझ है वो उतार दिया जाए, और इससे जुड़ी हुई लालू यादव की मुस्लिम पॉलिटिक्स भी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या तेजस्वी की मुस्लिम पॉलिटिक्स लालू यादव की मुस्लिम पॉलिटिक्स से अलग है? कुछ तो अलग ज़रूर होगी, जनरेशन का फ़र्क तो होता ही है, और इसका ये मतलब नहीं कि लालू यादव का कंट्रीब्यूशन कम है, उनका कंट्रीब्यूशन तो इमेंस है और वो हिस्टोरिकल है, वो रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि आज के दौर में तेजस्वी सोचते होंगे कि कुछ चीज़ें जो जिसको इन्वर्ट कॉमर्स जंगल राज कहते हैं, वो शायद लालू जी की तस्वीर हटा देने से वो जंगल राज वाली तस्वीर पर कुछ छुप जाएंगे। हालांकि वो जंगल राज किसके लिए है ये भी आपको भी हमें पता है। जी। तो एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात ये कि हर कोई चाहता है कि टू कम आउट ऑफ द शैडोज़। ठीक है, अब तक वो शैडो में थे। नहीं, मेरा आपसे जो प्रिसाइज क्वेश्चन था वो ये था कि लालू यादव की मुस्लिम पॉलिटिक्स और तेजस्वी की मुस्लिम पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क देखते हैं आप? हमको लगता है कि लालू यादव वॉज मोर बोल्ड, more open to bring out the Muslim face in front। वो चाहते थे कि हाँ मुसलमानों का चेहरा आगे रहे, और तेजस्वी शायद उतने इस मामले में उतने बोल्ड नहीं है। जी। क्योंकि ये देखिए आपकी दौर का जो फ़र्क है उसको भी यहाँ अंडरलाइन करना ज़रूरी है कि एक वो लालू यादव थे जिन्होंने आडवाणी का रथ यहाँ रोक लिया था, और एक वो तेजस्वी यादव हैं जिनके कोई ख़ास बयानात हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर खुद जाके ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने के लिए गए अयोध्या में। इंदिरा, आप सर इसी फ़र्क को हमें समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये नई जनरेशन है, ये वो जनरेशन भी है, इसमें बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिसमें मुस्लिम वोटर भी है, जिन्होंने लालू यादव की पॉलिटिक्स तो नहीं देखी लेकिन उनकी विरासत को देखा उन्होंने तेजस्वी में। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या जो एक पुराना सेक्युलरिज्म था इंडिया का, जिसमें जो मुस्लिम हित थे उनके पक्ष में खड़े होना, नेताओं को आगे की जगह देना, स्टेज से ना उतारना, दाढ़ी टोपी को ना छिपाना, क्या वो दौर गुजर चुका है और अभी जो बीजेपी की नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है उसके जवाब के तौर पर एक नई मुस्लिम पॉलिटिक्स नज़र आ रही है बिहार में? ऐसे आसार तो अभी नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में कहीं ना कहीं फोकस इस पर है कि एक तरफ डेवलपमेंट की बात हो रही है और एक तरफ जो करप्शन था या कोट अनकोट जंगल राज था उसकी बात हो रही है। तो डिवाइडिंग लाइन अभी यही नज़र आ रही है, वो मुस्लिम हित की बात अभी उतनी नहीं है।
एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, पिछले कुछ वर्षों में बिहार में गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी जॉब्स क्रिएट हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, सिविल सर्विस में, पुलिस सर्विस में और भी लेवल्स पर, और इसमें एक अच्छी तादाद मुसलमानों की भी आई है। हम फिगर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन हम इस प्रोसेस से थोड़ा सा जुड़े रहे हैं, तो आई कैन से विद सर्टेनिटी कि मुसलमानों की नुमाइंदगी पहले से बढ़ी है। अभी भी ये बहुत कम है, लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसलिए कुछ वोट तो नीतीश साहब को इस मामले में ज़रूर मिलेगा, मगर वही है कि क्या एग्जैक्ट स्विंग होगा, अभी हमको लगता है इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। वोटर अब काफ़ी मैच्योर हो चुका है और अभी आपको एज सच कोई वेव नहीं नज़र आएगा। इस बारे में मैं बताना चाहूँगी, मैंने जस्ट अभी कल ही परसों मैं पढ़ रही थी, सचर कमेटी की जो इम्प्लीमेंटेशन है रिगार्डिंग, जो आपने मुस्लिम वोटर्स की बात की, इसके रिगार्डिंग मैं बोल रही हूँ, ये पूरी तरह से तो इम्प्लीमेंट हुई नहीं है। और जो डेटाज़ हैं, जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो डेटाज़ हैं, वो दिखाती हैं कि ये सचर कमेटी में ये कहा गया था कि जितने परसेंटेज मुस्लिम हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, उतना परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन शुड बी इन द पुलिस एंड इन द हेल्थ सेक्टर एंड इन द एजुकेशन सेक्टर। लेकिन ये घटा है, 2017 के एंड में जो रिपोर्ट आई है ये घटा है। इट वाज अर्लियर कुछ परसेंट 0.9%, नियर टू 1% से घटा है, और इसमें बहुत काम नहीं हुआ है। बहुत सारे जो फंड्स आते हैं माइनॉरिटी के नाम पे वो अनयूज्ड रहते हैं। तो मुझे लगता है, और एक और चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मुस्लिम समुदाय के जो हाशिए की कम्युनिटीज़ है, जैसे जो स्वीपर्स हैं, जो क्लीनर्स हैं, या जो बंजारेज हैं, तो उन लोगों को इंक्लूड किया जाए शेड्यूल कास्ट में, ये नहीं हो पाया है। बिकॉज रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट थी जिन्होंने कहा था कि आप शामिल किया जाए इनको। ये बिकॉज यू नो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रिलीजन एंड कास्ट, इट इज़ रियली अबाउट, ये बिल्कुल उनके बारे में है जो कि जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और उनके साथ शोषण हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नॉट ओनली बाय अदर कम्युनिटीज़, उनके मुस्लिम समुदाय के हायर कास्ट के लोग भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा ये मानना है कि इस पे दोनों ही सरकार का ध्यान होना चाहिए, चाहे नीतीश जी हों, चाहे आरजेडी से जो भी हों। और अभी रिगार्डिंग जो आपने बात की, ये जो तेजस्वी जी की, तो मुझे लगता है कि बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा मुस्लिम चेहरे को आपने कहा कि वो दिख नहीं रहे हैं, दाढ़ी टोपी एंड ऑल दैट, तो मुझे लगता है वो या तो कोशिश कर रहे होंगे मे बी कि पोलराइजेशन नहीं हो, ये हो सकता है एक, बट लेट अस सी व्हाट विल हैपन। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आए वो दे शुड वर्क फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ज़ाहिर है ये बहस तो बहुत लंबी हो सकती थी और होनी भी चाहिए थी, लेकिन समय की हमारे पास जो है वो लिमिटेशन है। तो साफ तौर पर जो MY कॉम्बिनेशन का जो जिक्र हो रहा है, इस बार जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं उसके मद्देनज़र जैसे जैसे ये चुनाव बदलेगा वैसे वैसे ये MY नहीं, MY का जो M है उसका रुझान भी वैसे वैसे बदलता हुआ नज़र आ रहा है, और शायद अब से लेकर 28 तारीख तक या हम कहें 10 नवंबर तक बहुत हालात बदल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।